नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय नीतू मेरे यूट्यूब चैनल। आज अपनी 11वीं की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और आगे की सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन लेकर के मेरे साथ। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज हम सब 2023 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू इकोनॉमिस्ट मीन बाय ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ से इकोनॉमिस्ट का क्या मतलब है, जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्रियों का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ हम लोग एक एक करके ऑप्शन को छापते हैं। पहला ऑप्शन है रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन्स होगा, ये बाय मिस्टेक मार्क्स हो गया है तो यहाँ पे होना चाहिए ह्यूमन्स। डिलीशियस मतलब धार्मिक क्रिया, सॉरी ये डिलीशियस नहीं है, ये है रिलीजियस। रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन्स, मनुष्य की धार्मिक क्रिया, जीवन के आम कारोबार से आशय धार्मिक क्रिया तो नहीं हो सकती तो ये नहीं होगा। पॉलिटिकल एक्टिविटीज राजनीतिक क्रिया, ये भी नहीं है। सोशल एक्टिविटीज सामाजिक क्रिया, ये भी नहीं है। तो जीवन के आम कारोबार से तात्पर्य है मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following will give you qualitative data? यहाँ बात की गई है क्वालिटेटिव, दैट मीन्स क्वालिटेटिव बताता है हमें किसी विशेष गुण के आधार पर कैसे डेटा को क्लासिफाई करते हैं। डेटा को जनरली दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो जब हम लोग क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, लेकिन जब हम लोग क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो ये इंटेलिजेंस दैट मीन्स गुण के फॉर्म में होगा, कोई स्पेशल गुण के आधार पे क्लासिफिकेशन होगा। मार्क्स ऑब्टेनिंग सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का मार्क्स ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो ये भी क्वालिटी नहीं है। इनकम ये भी नंबर के फॉर्म में होगा तो ये भी क्वालिटी नहीं है। मंथली एक्सपेंडिचर ये भी न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा तो ये भी क्वालिटेटिव नहीं है। ये तीनों क्वांटिटेटिव है। और इंटेलिजेंस इसे हम कोई नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते तो ये एक क्वालिटी को बताता है। सो इंटेलिजेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Next is question number 3. Into how many parts is the study of economics usually divided? अर्थशास्त्र के अध्ययन को कितने वर्गों में बांटा गया है? अर्थशास्त्र के अध्ययन को आसान बनाने के लिए प्रोफेसर वैगनर फ्रिश ने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसे कि हम लोग ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 2 पार्ट क्लियर हो जाएगा, माइक्रो एंड मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is data collected? डेटा कलेक्शन क्यों करते हैं? फॉर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए? बिल्कुल नहीं। टू कॉम्प्लिकेट द मैटर, मैटर को और उलझाने के लिए, समस्या को उलझा देने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। टू शो द प्रूफ फॉर क्लियर एंड वैलिड सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के स्पष्ट और ठोस समाधान प्राप्त करने के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। तो यस, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत आसान है, आप बस एक बार पढ़ेंगे समझ लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इज लाइकली टू अफेक्ट द रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स कौन है? जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, मतलब उत्तरदाता इसको हिंदी में कह सकते हैं। कौन सी विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे कि जो हमारे रिस्पोंडेंट्स को इफेक्ट करेगा? क्वेश्चन आए बाई पोस्ट करके अपनी प्रश्नावली को भेज देंगे। शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS से अपनी क्वेश्चंस को भेज देंगे। पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट जाकर उनसे मिलेंगे और उनसे व्यक्तिगत रूप से संबंध स्थापित करके उनके इंटरव्यू लेके साक्षात्कार लेकर के अपना डेटा कलेक्शन का काम करेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा व्यक्तिगत साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन सैम्पलिंग एरर बी रिमूव्ड? जब हम लोग सैम्पलिंग मेथड यूज करते हैं तो उसमें होने वाला एरर को कैसे हटाया जा सकता है? बाय एम्प्लॉइंग न्यू सर्वेयर, नया प्रशिक्षक रख लेंगे। बाय लोअरिंग द सैंपल साइज, जो हमने सैंपल लिया है उसको और छोटा कर लेंगे। बाय ट्रेनिंग द सर्वेयर, जो हमारे सर्वेक्षक है अनुसंधान करता है उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देकर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, What is the basis of qualitative classification of data? जब हम सब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका बेस क्या होता है? उसका बेस होता है पर्टिकुलर क्वालिटी। टाइम तो नहीं होगा, क्षेत्र भी तो नहीं होगा,
तो यहाँ पे ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। पर्टिकुलर क्वालिटी ये बेस होगा, मतलब किसी विशेष गुण के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण करना गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग रॉ डेटा। ध्यान में रखना है रॉ डेटा, कच्चे आंकड़े, रफली जिसे पहली बार में कलेक्ट किया जाता है, वैसे आंकड़ों के संबंध में, वैसे डेटा के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज इजी टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम रॉ डेटा। जो रॉ डेटा है, कच्चे आंकड़े हैं, उससे कंक्लूजन निकालना इजी होता है क्या। नेक्स्ट है, रॉ डाटा जनरली स्मॉल। जो हम लोग कच्चे आंकड़े एकत्र करते हैं वो छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं। हम लोग उसे शॉर्टकट में लिखते हैं, इससे कंक्लूजन निकालना आसान होता है, हम लोग उसे अपने वर्ड्स में लिखते हैं। रॉ डाटा अनऑर्गेनाइज्ड, ये व्यवस्थित नहीं होते, बिल्कुल व्यवस्थित नहीं होते, फिर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में इसको व्यवस्थित कर लिया जाता है। तो अपरिष्कृत आंकड़े रॉ डेटा को कहा गया है कि संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इससे निष्कर्ष निकालना आसान होता है, हम लोग अपने निष्कर्ष के अनुसार ही डेटा कलेक्ट करते हैं। छोटे होते हैं, हम लोग बहुत शॉर्ट में इसको लिखते हैं। अव्यवस्थित होते हैं, ये अपने रफली फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल। कंटीन्यूअस वेरिएबल, सतत श्रेणी, सतत चर का उदाहरण कौन सा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, ये सतत तो नहीं होगा, एक्यूरेट होगा 39 या 40, यहाँ से यहाँ तक ऐसा तो नहीं कह सकते। नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटेड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में होने वाले पेशेंट का जो नंबर है वो भी एग्जैक्ट होगा। एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन, ये हम लोग इसको अप्रॉक्स में कह सकते हैं, इसके लिए कंटिन्यूटी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सतत चर है उसका उदाहरण है एक व्यक्ति की वार्षिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, which average is mostly affected by extreme values। चरम मूल्यों की उपस्थिति से कौन सा औसत सबसे अधिक प्रभावित होता है। चरम मूल्य, जब हम लोग माध्य निकालते हैं तो इसके एक्सट्रीम वैल्यू का इस पर इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, करेक्ट ऑप्शन होगा। बार डायग्राम इज, बार डायग्राम या जो डंडा रेख होते हैं कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे करके बार बनाए जाते हैं। तो ये जो बार डायग्राम होता है ये यूनिडायमेंशियल डायग्राम होता है, एक विमीय आरेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। कौन से ग्राफ को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के भी नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो ओजाइव कर्व होता है इसी का सेकंड नेम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्योंकि ये CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आधार पर बनाए जाते हैं। निम्न में से किस आरेख को संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है। तोरन वक्र को संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मैथमेटिक मीन ऑफ डेटा 40, 50, 55, 78 एंड 50। इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, दैट मीन्स x बार। अर्थमेटिक मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n कितना है हमारे पास 5, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 प्लस 50, 90 प्लस 55, 145 प्लस 78 प्लस 58, जल्दी जल्दी जोड़ेंगे 16, 21, 1 2 कैरी 5, 10, 15, 19, 27, 28, 281, 281 divided by 5, 5 5 are 25, 31, 5 6 are 30.2, तो क्या आया हमारा 56.2। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अर्थमेटिक मीन निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम लोग सारे इसकी वेरिएबल्स की वैल्यू को जोड़ते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसे डिवाइड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे से ध्यान देंगे, ये प्लस है, ये अंडर रूट है, ये समेशन डी आई
स्क्वायर है इसका, BI स्क्वायर डिवाइडेड बाई N, इस तरह से फॉर्मूला है। इसको भी ऐसे समझेंगे, बस ये माइनस के फॉर्म में है, तो समेशन x बाई एन, दैट मीन्स ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है और ये n/2 ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ में निकालना क्या है, यहाँ में निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है प्लस के फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज मोस्टली यूज्ड। डिस्पर्जन निकालने के लिए कौन सा मेजर किससे यूज किया जाता है? तो डिस्पर्जन निकालने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं। किसे यूज करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन। If the coefficient of correlation between two variables is +1, then what is the correlation between the variables? अगर coefficient of correlation +1 है तो variables के बीच कैसा रिलेशन है? प्लस है, that means यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, धनात्मक सहसंबंध होगा। यही माइनस होता तो यहाँ पे ऋणात्मक सहसंबंध हो जाता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, What is the unit of coefficient of correlation between height and weight? हाइट को डिनोट किया हमने फुट से और वेट को केजी से। तो इसका यूनिट क्या होगा कोफिशिएंट का? There is no unit of coefficient of correlation. अगर अलग अलग मेजरिंग यूनिट है तो इसके बीच कोई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following index number measures the average changes in retail price? रिटेल प्राइस के चेंज को मेजर करने के लिए कौन सा इंडेक्स नंबर यूज करते हैं? रिटेल प्राइस को कॉस्ट ऑफ लिविंग, दैट मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से मेजर करते हैं। प्राइस का चेंजेस अगर कंपेयर करना होगा बेस ईयर और करंट ईयर का तो हम लोग CPI यूज करते हैं, ये रिटेल प्राइस के चेंज को बताता है। और CPI को ही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। खुदरा कीमतों में सूचकांक कौन सा यूजफुल होता है? तो हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग होता है। Which is used as weight in calculation of Laspeyre cost index number. Laspeyre के कॉस्ट इंडेक्स नंबर के अनुसार कौन सा कैलकुलेशन वेट के संबंध में करेक्ट होता है? तो क्वांटिटी ऑफ बेस, जहां वेट की बात आएगी तो वहां पे क्या आ जाएगा? मात्रा, क्वांटिटी। भार, दैट मीन्स मात्रा, आधार अवधि की मात्रा। What is the index that emphasizes the relative importance of item called? कौन सा इंडेक्स होता है जो रिलेटिव बताता है? दैट मीन्स हम यहाँ पे सापेक्षिक महत्व की बात कर रहे हैं। रिलेटिव इंपॉर्टेंस बताता है, सापेक्षिक महत्व बताता है। तो सापेक्षिक महत्व बताने वाला इंडेक्स नंबर होता है भारित सूचकांक, वेटेड इंडेक्स नंबर। Which country was the largest partner of India foreign trade? Just a minute. भारत के फॉरेन ट्रेड का सबसे बड़ा पार्टनर ड्यूरिंग कोलोनियल पीरियड, मतलब औपनिवेशिक काल में भारत का सबसे बड़ा विदेशी व्यापार किसके साथ होता था, किस देश के साथ होता था? मतलब जब अपनी कंट्री ब्रिटिश के कंट्रोल में थी तो अपने देश का जो विदेशी व्यापार था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, वो सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के साथ होता था। ब्रिटिशर्स सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के साथ ट्रेड करते थे। When was TISCO established? TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कब बनाया गया? 1907 में। टिस्को की स्थापना कब हुई? 1907 में। In how many years are the objective of perspective plan to be achieved? परिप्रेक्षात्मक ये योजना है, विकास के लिए बनाई जाती है, इसे कितने वर्षों में पूरा कर लेना होता है? तो 20 वर्ष के अंतराल में इस योजना के उद्देश्य को पूरा कर लिया जाना होता है। What was the maximum limit of investment in small industrial unit in 1950? 1950 के अनुसार एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? ₹5 लाख होना चाहिए। अब इसे हम लोग ऐसे समझते हैं MSME, ये क्या है? M हो गया मिनी, जो बहुत छोटे उद्योग है, S हो गया स्मॉल,
जिसके बारे में हम लोग अभी बात करें, लघु उद्योग एंड मीडियम मध्यम उद्योग और एंटरप्राइजेस। तो इन 3 कैटेगरी में सारे एंटरप्राइजेस को बांटा गया है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांजैक्शन। इनके इन्वेस्टमेंट और इनके ट्रांजैक्शन के आधार पर इनकी कैटेगरी डिवाइड की गई है। तो स्मॉल एंटरप्राइजेस में शामिल होने के लिए 5 लाख का इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, कंपल्सरी। 1950 के अकॉर्डिंग व्हाट इज द टैक्स लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स कॉल्ड? इंपोर्टेड गुड्स मतलब आयात की जाने वाली वस्तुओं पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टैरिफ, प्रशुल्क। जब हमारे देश में बाहर से कोई वस्तुएं आती हैं तो उसमें सरकार प्रशुल्क लगाती है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अपने देश में होने वाले उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी 1956 was made the basis of 5-year plan। कौन से 5-year प्लान के अंतर्गत इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी आया था? IPR 1956 आया था। ये आया था सेकेंड 5-year प्लान 1956। यहाँ से आप इसे पकड़ सकते हैं। पहला फर्स्ट ईयर 5-year प्लान जो आया था वो 1951 में शुरू हुआ, 1956 में खत्म हुआ। और इस 5-year प्लान में मेन उद्देश्य रखा गया था टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि का विकास करना। और जो सेकेंड 5-year प्लान आया 1956 उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फोकस किया गया था, औद्योगिक विकास को फोकस किया गया था। और इसी में IPR 1956 भी लाया गया। Which of the following is the example of indirect tax? इनमें से indirect tax का एग्जाम्पल क्या है? तो पहले समझते हैं indirect tax क्या है। indirect tax वो टैक्स होता है जो जिस पे इम्पोज किया गया डायरेक्टली उस पर्सन पे उसका बर्डन नहीं पड़ता, और डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिस किसी पे इम्पोज किया गया उस पर डायरेक्टली उसका बर्डन पड़ता है। जैसे सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। एक्चुअल में ये लगाया जाता है होलसेलर प्रोड्यूसर्स पे, सेलर्स पे, बट सेलर्स क्या करते हैं इसको इसके प्राइस में इंक्लूड कर देते हैं और इसे कस्टमर के ऊपर इसका बर्डन को शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है सेल्स टैक्स। बाकी गिफ्ट टैक्स तो जिस पे लगाया गया वो खुद ही पे करेगा, वेल्थ टैक्स भी जिसके वेल्थ पे लगाया गया खुद ही पे करेगा, उसका बर्डन भी उसी पे बनने वाला है। इनकम टैक्स भी जिस पे लगाया गया वो उसकी इनकम से कट जाएगा। तो ये तीनों टाइप के टैक्स डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। टाटा स्टील इज वर्किंग इन हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में टाटा स्टील कितनी कंट्रीज में काम कर रही है? पूरे वर्ल्ड में टाटा स्टील 26 देशों में कार्यरत है, काम कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। When was the World Trade Organization established? WTO, World Trade Organization कब बनाया गया? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। Who among the following is the propounder of prison subsistence cost for estimation of poverty? मतलब गरीबी का आकलन करने के लिए जेल की निर्वाह लागत धारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना को करने की कोशिश किया था दादा भाई नौरोजी ने, और उन्होंने जेल में रहने वाले कैदियों पर इसका अध्ययन किया था कि एक दिन पे खर्चा कितना आता है, और इन्होंने ही जो धारणा बनाई थी जिससे कि वो एक दिन का खर्चा निकालते हैं उसे जेल के निर्वाह लागत के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी। Which of the following schemes affect the food consumption and nutrition level of the poor? गरीबों के निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करने वाली योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। यहाँ ध्यान दीजिए, ग्रामोदय दैट मीन्स ये ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने की योजना है। जनधन योजना क्या थी? ये सभी पर्सन को बैंक से जोड़ने के लिए योजना चलाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसमें जीरो बैलेंस पे भी अकाउंट मेंटेन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। तो ये दोनों योजना जो है वो न्यूट्रिशन लेवल पे इफेक्ट नहीं करती, पोषण स्तर को प्रभावित नहीं करती। तीसरा क्या है? मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील क्या है? मध्य अवकाश भोजन, जो कि स्कूल्स में बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो योजना है ये निर्धन के खाद्य उपभोग, खाने पीने की क्षमता और पोषण स्तर को, न्यूट्रिशन लेवल को प्रभावित करती है। मिड डे मील स्कीम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? गांव में सड़कों के विकास की योजना है। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ पोवर्टी? पोवर्टी गरीबी, निर्धनता का एक कारक कौन सा है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी रहेगी तो भी निर्धनता बढ़ेगी। इंडक्टेंस, ऋणग्रस्तता, लोग उधारी में जिएंगे तो भी निर्धनता बढ़ेगी। पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन का प्रेशर, जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो भी निर्धनता बढ़ेगी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सभी। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक ऑफ एशिया? एशिया का सबसे बड़ा अनौपचारिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बिल्कुल नहीं है, सरकार से कंट्रोल होता है। तनवा, तनवा जो है तमिलनाडु की महिलाओं द्वारा एक संगठन चलाया गया जिसने इन्होंने बैंक की तरह काम करने वाला रूप दे दिया। तो तनवा क्या है? अनौपचारिक संस्था है, इनफॉर्मल बैंक ऑफ एशिया में इसको रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इंक्लूडेड इन गार्डनिंग? बागवानी की क्रिया के अंतर्गत निम्न में से क्या लिया जाता है? तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ टी, चाय का जो उत्पादन होता है, इसे गार्डनिंग में इंक्लूड किया गया है, बागवानी की प्रक्रिया में लिया गया है। बाकी ये जो वीट, राइस और बाजरा का प्रोडक्शन है, ये सब खेती, एग्रीकल्चर, फसल उगाने की प्रक्रिया है। Who of the following is not self-employed? इनमें से कौन सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है? स्वनियोजित नहीं। स्वनियोजित कौन होते हैं? जो अपना काम खुद करते हैं, मतलब अपने बॉस खुद होते हैं, किसी के अंडर कंट्रोल में काम नहीं करते। हॉकर, हॉकर का मतलब हो गया फेरी वाला, तो वो भी किसी के अंडर में काम करता है, कहीं से सामान लेता है, फिर उसकी ड्यूटी जैसे शुरू होती है और उन सामान को बेच करके वो उसकी पेमेंट को कंप्लीट करता है। ड्राइवर ऑफ ए गवर्नमेंट बस, गवर्नमेंट का बस का जो भी ड्राइवर है उसके ऊपर भी एक उसका बॉस होता है। ऑनर ऑफ ए ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर की जो मार्किंग होती है वो अपनी बॉस खुद होती है। तो ये क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड। Which of the following, who of the following is not self-employed? Owner of a shop. तो यहाँ पे जो ऑनर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया है। Which of the following is सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, नॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, केवल ये जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बाकी सब क्या है? नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग स्वनियोजित नहीं है, किसी के नियोजन, किसी की नौकरी कर रहे हैं, सबके ऊपर एक बॉस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डेली वेज वर्कर? डेली काम करो, डेली पैसा कमाओ, दिहाड़ी मजदूर जिसको कहते हैं। तो इनमें से कौन ऐसा है जो डेली बेस पे काम करता है? टीचर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, बिल्कुल नहीं, ये डेली बेस पे तो काम नहीं करती, डेली इनको अपनी इनकम नहीं मिलती। हॉकर, फेरी वाला, कॉबलर, मोची, इनका भी डेली का फिक्स नहीं होता इनकम कि इनको हर दिन कितने पैसे दिए जाएंगे। हॉकर की भी नहीं फिक्स होती, कॉबलर की भी फिक्स नहीं होती। लेबर इंगेज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो मजदूरी करने वाले लेबर्स होते हैं, जो किसी बिल्डिंग में काम कर रहे होते हैं, उनका डेली के काम करने का वेज रेट जो होता है वो फिक्स होता है, इसीलिए लेबर्स को बोलते हैं डेली वेज वर्कर। हर दिन काम करके हर दिन इन्हें इनके पैसे मिल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स कैन सेव एनर्जी द मोस्ट? इनमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा संरक्षण करता है? एलईडी लाइट सबसे ज़्यादा एनर्जी सेव करने वाला एलईडी बल्ब। नेक्स्ट 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनएम? एएनएम ये नर्सिंग से जुड़ा हुआ सेक्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग खोजेंगे नर्स वाला, ये देखिए एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एएनएम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट अपिको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड? अपिको मूवमेंट किस स्टेट में लाया गया? जैसा कि चिपको आंदोलन हम लोग जानते हैं, हिमालय माउंटेन के जितने भी ट्रीज हैं उनको बचाने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को इस तरह से पकड़ लेते थे और निकालने से बचा रहे थे। तो यही अपिको के नाम से कर्नाटका में चलाया गया। मूवमेंट दोनों सेम है, पेड़ों को बचाने का मूवमेंट था, इसीलिए ये एक ही काम कर रहे थे, दोनों मूवमेंट में सेम ही काम किया जा रहा था, बट कर्नाटका में इस मूवमेंट को अपिको मूवमेंट कहा गया है, कर्नाटका में चलाया गया। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच कंट्री? ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये जो कैंपेन है इस किस कंट्री में चलाया गया? तो ये चाइना में चलाया गया था, चाइना के विकास को बढ़ाने के लिए। इसमें क्या था कि जॉन विडॉन जो थे उन्होंने ऐसा ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक्शन के तहत
प्लान किया कि वहाँ पे जितनी भी फार्मिंग होंगे वो सब कलेक्टिव फार्मिंग में बदल जाएंगे, तो छोटे छोटे लैंड को कंबाइन करके एक बड़े लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर किया जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने क्या लाई, उन्होंने लाई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को एकदम ह्यूज लेवल पे किया जाएगा। कैसे? हर एक फैमिली को अपने घर में, अपने घर के बैकयार्ड में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना ही है। तो सभी फैमिली, सभी लोग जब प्रोडक्शन में सपोर्ट करेंगे तो अपने उनके देश का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन था वो चाइना में चलाया गया था। यहाँ की 5 ईयर प्लान सबसे पहले 1953 में स्टार्ट हुई थी, इंडिया में 1951 में। फिर भी चाइना का जो डेवलपमेंट रेट है वो अपने देश से बहुत आगे है। तो आज की क्लास में हमने PYQ 2023 पे डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PYQ 2022 की चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू।